हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हिंदी में बोला जाता है कोष प्रवाह विवरण। आज हम इस चैप्टर को हिंदी में ही डील करेंगे, जिसमें आपको हर एक चीज़ हिंदी में मिलेगी। उसके प्रारूप से लेके उसके डेफिनेशन तक सारी चीज़ें हम हिंदी में देंगे। आज मैं आपको पार्ट 1 बता रही हूँ, जिसमें आपको कोष प्रवाह विवरण के बारे में बताऊँगी, उसके प्रारूप के बारे में बताऊंगी, उसमें क्या क्या फॉर्मेट्स बनते हैं वो सारी चीज़ बताऊंगी। बाकी उनकी वर्किंग नोट में भी कुछ फॉर्मेट्स बने जाते हैं, कुछ खाते खोले जाते हैं, जिसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। तो ये है मेरा कोष प्रवाह विवरण पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है कोष प्रवाह विवरण? कोष प्रवाह विवरण दो तिथियों के आर्थिक चिट्ठों के बीच विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। दो तिथि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ये 2 साल के फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट में जो भी चेंजेस हुए, किससे रिलेटेड? हमारी एसेट्स और लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उसको स्पष्ट करता है। कोष प्रवाह विवरण में कोष का मतलब, कोष का अर्थ सिर्फ रोकड़ नहीं होता है। कोष का अर्थ होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। सबको पता है कार्यशील पूंजी क्या होती है? चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे कि शुद्ध कार्यशील पूंजी, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ हमको कोष प्रवाह विवरण निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। अब हम देखेंगे नीचे, किसी व्यवहार में कोष का प्रवाह उसी स्थिति में होता है जब व्यवहार का एक पक्ष कार्यशील पूंजी से संबंधित हो और दूसरा पक्ष गैर कार्यशील पूंजी। जब हमारी कार्यशील पूंजी में कुछ चेंजेस आता है, अगर हमारी चालू संपत्ति बढ़ रही है, हमारी कार्यशील पूंजी में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तभी कोष प्रवाह विवरण हुआ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अंशों का निर्गमन हुआ है नकदी में। हम कैश से हमारे इशूज शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? हमारे पास कैश आएगा, हमारी जो करंट एसेट्स चालू संपत्ति है वो बढ़ेगी, हमारी कार्यशील पूंजी में चेंजेस आएगा, तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे कोष का प्रवाह हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है मशीन क्रय करने के बदले अंशों का निर्गमन। यहाँ पे हमारे अंशों का निर्गमन तो हुआ है, लेकिन क्या किसके लिए? मशीन क्रय करने के बदले। यहाँ पे हमारी चालू संपत्ति या चालू दायित्व में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारे कोष का प्रवाह नहीं होगा। हमको यही देखना होगा सबसे पहले कि हमारे कोष का प्रवाह हो रहा है या नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि चालू संपत्ति चालू दायित्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। चालू संपत्ति में आ जाता है चालू विनियोग, जो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट, वो है। नेक्स्ट है स्कंध, स्टॉक, इसको स्कंध भी बोला जाता है और स्टॉक भी बोला जाता है। फिर है व्यापारिक प्राप्य। व्यापारिक प्राप्य का मतलब क्या हुआ? देनदार प्लस प्राप्य बिल, ये दोनों को मिला के हम इसको व्यापारिक प्राप्य बोलते हैं। और होता है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य। आप कैश ले लो, चाहे वो हैंड में हो या फिर बैंक में हो। ठीक है, अब हम देखेंगे गैर चालू संपत्तियाँ। गैर चालू संपत्ति में क्या क्या आती है? जैसे स्थायी संपत्ति, हमारा भवन है, हमारी बिल्डिंग्स में अब मशीन्स वगैरह है, फर्नीचर्स है, ये सारी चीज़ें हमारी स्थायी संपत्ति आती है। और क्या आता है? गैर चालू विनियोग, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हम देखेंगे अब चालू दायित्व। चालू दायित्व में आता है अल्पकालीन उधार, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम किसी से उधार लेते हैं वो। नेक्स्ट है व्यापारिक देय। व्यापारिक देय में आएगा लेनदार और देय विपत्र। और क्या आता है चालू दायित्व में? अदत्त लाभांश, अदत्त व्यय। और गैर चालू दायित्व में आता है बॉन्ड्स, ऋण पत्र, अंशधारी कोष, दीर्घकालीन ऋण। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए मैंने बोला था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी। अब हम कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन होते हैं। पहले हम कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए हमको सबसे पहले बनाना होगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण। हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी कार्यशील पूंजी में क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए, उसमें वृद्धि हुई है या कमी। ये इसका प्रारूप है। पहला कॉलम है हमारा विवरण, जिसको पर्टिकुलर्स बोला जाता है। उसके बाद है गत वर्ष, फिर चालू वर्ष, फिर हम यहाँ देखेंगे कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है या कमी। तो सबसे पहले हम लोग चालू संपत्ति को लिखेंगे।
पहले लास्ट ईयर का जो भी हमारे पास डेटा दिया होगा, करेंट ईयर का जो डेटा दिया होगा, यहाँ पे हम टोटल करेंगे। उसके बाद हम चालू दायित्व कॉलम निकालेंगे। चालू दायित्व में भी सेम जो जो चीज़ें चालू दायित्व में आती है वो सारी चीज़ हम लिखेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर का और यहाँ पे करेंट ईयर का डेटा डालेंगे, यहाँ पे उसको टोटल बी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कार्यशील पूंजी में क्या चेंजेस हुआ, ए माइनस बी। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ये तो यहाँ कॉलम का हो गया। लेकिन यहाँ पे हम वृद्धि और कमी में क्या शो करेंगे, जैसे हमारे पास रोकड़ है हाथ में, लास्ट ईयर मान लीजिए हमारे पास 10,000 थे और इस साल हमारे पास 12,000 है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि इस साल हमारे पास रोकड़ में 2,000 की वृद्धि है। लास्ट ईयर 10,000 थे, इस साल 12,000 है, तो हमारी ये वृद्धि कॉलम में हम लिख लेंगे 2,000। फिर जैसे रोकड़ बैंक में सेम, अगर मान लीजिए हमारे बैंक में लास्ट ईयर 50,000 थे और इस साल हमारे पास सिर्फ 30,000 है, तो हमको ये क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे यहाँ पास 20,000 डिक्रीज हुआ है, ये कम हुआ है, तो हम कमी साइड में लिखेंगे 20,000 और इस साइड को हम इस तरीके से ब्लैंक करके दिखाएंगे। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे हम यहाँ का इसका हम टोटल लास्ट में करते हैं। फिर हम जैसे चालू दायित्व, अब संपत्ति में तो हमने जैसा दिख रहा है वैसा किया, लेकिन दायित्व में हम जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे कि हमारे लेनदार मान लीजिए हमारे पास 1,000 थे, इस साल 2,000 हो गए। देखने में तो हमको ये वृद्धि दिख रही है, लेकिन ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके से कमी का रोल प्ले करता है। तो ये हम 1,000 वृद्धि दिख रही है तो हम कमी साइड में लिख लेंगे। सेम वैसे ही देय विपत्र दिख रहा है आपको, देय विपत्र मान लीजिए 4,000 था और इस साल हमारे पास सिर्फ 2,000 है, तो हम क्या, दिखने में तो ये कमी दिख रही है 2,000 की, लेकिन हम वृद्धि कॉलम में लिखेंगे 2,000। हम डिफरेंस वैल्यू को लिखते हैं, हम ये 1,000 और 2,000 नहीं लिख रहे, हम इसकी डिफरेंस वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ पे हम इसको जैसे टोटल करते थे टोटल की, यहाँ पे हम इसको टोटल नहीं करेंगे। फिर जब आप कार्यशील पूंजी में ए माइनस बी करेंगे तो आपको दोनों साल का एक अमाउंट मिलेगा, तो आपको उससे एकदम क्लियर दिख जाएगा कि आपके अमाउंट, आपकी कार्यशील पूंजी बढ़ रही है या घट रही है। यहाँ की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम लिखेंगे कार्यशील पूंजी में कमी, क्योंकि हमारे गत वर्ष की वैल्यू ज़्यादा है, करंट ईयर में कम है। लेकिन अगर हमारे यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लिखेंगे हमारे कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ तक तो सब बन जाता है। फिर क्या होता है, जो भी हमारी इसमें से बड़ी अमाउंट होती है वो नीचे आती है, जैसे कि हम बैलेंस शीट में करते हैं, तो हमारी जो भी बड़ी अमाउंट आती है वो नीचे आएगी और जहाँ पे भी कम अमाउंट होगा वहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर डालेंगे। सेम एज इट यहाँ पे भी आपका वही होगा। ये दोनों में से देखेंगे वृद्धि साइड में क्या टोटल अमाउंट आता है और कमी साइड में क्या टोटल अमाउंट आता है। जिस भी जगह की अमाउंट ज़्यादा होगी वो नीचे टोटल में आएगी और सेकेंड जगह जहाँ पे कम है अमाउंट वहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ये चीज़ आप बराबर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आएगी दोनों तरफ सेम आएगी। चाहे अगर आप मान लीजिए गत वर्ष में लिख रहे हैं तो आपकी कमी के साइड पे वही सेम अमाउंट आएगी, दोनों जगह पे आपकी अमाउंट सेम आएगी। ये हमारे एक तरीके से कह सकते हैं वेरिफिकेशन फॉर्म है कि हाँ, हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी हमने चेंजेस निकाले हैं कार्यशील पूंजी में वो सही बना है। ये हो गई कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण। अब हम देखते हैं कोष प्रवाह विवरण कैसे बनता है। कोष प्रवाह विवरण दो तरीके से बनता है। जैसे सबको याद होगा चिट्ठा पहले हम लोग इसी फॉर्मेट टी फॉर्मेट से बनाते थे और अभी नए फॉर्मेट से बनता है, लेकिन हम लोग कोष प्रवाह विवरण अभी भी टी फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप इसका नया फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोष प्रवाह विवरण टी फॉर्म में मीन्स खाता रूप में यूज़ होता है। तो कोष प्रवाह विवरण का ये है प्रारूप, आप एक बार देख लीजिए। इस साइड मीन्स आप डेबिट साइड देखेंगे हम लोग क्या लिखते हैं, कोष के स्रोत। हमारी कंपनी में, हमारे व्यवसाय में कोष कहाँ कहाँ से आए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं और हमने उस कोष का प्रयोग कहाँ कहाँ किया वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। अब आपके पास अगर जैसे वार्षिक चिट्ठा दिया हुआ है, चिट्ठे में से आपने चालू संपत्ति और चालू दायित्व तो कार्यशील पूंजी में यूज़ कर लिया, पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्रोत में संचालन से कोष। संचालन से कोष कहाँ से निकलता है, इसके लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा समायोजित लाभ हानि खाता, जो कि हम लोग बेसिकली वर्किंग नोट में बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे वर्किंग नोट में समायोजित लाभ हानि खाता। नेक्स्ट है अंश पूंजी का निर्गमन। अगर आपके चिट्ठे में
अंश की अमाउंट बढ़ जाती है, जैसे गत वर्ष में आपके पास 1 लाख की अंश पूंजी थी और इस साल आपके पास 1.5 लाख की अंश पूंजी है, तो जब अंश पूंजी बढ़ती है तो हम यही बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी ने अंश निर्गमन किया। अंशों का निर्गमन करने से ही हमारी अंश पूंजी में वृद्धि आएगी। इसलिए हम उसको, अगर अमाउंट हमारी बढ़ रही है अंश पूंजी की, तो हम लिखेंगे अंश पूंजी का निर्गमन। ठीक है। फिर ऋण पत्र का भी सेम, अगर आपके डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम इसके लिए भी वही बोलेंगे कि हमने ऋण पत्रों का निर्गमन किया है। और अगर आपके दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि हो रही है तो हम लिखेंगे दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति। अमाउंट बढ़ने और घटने को हम किस सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, आपको वो चीज़ बताई जा रही। आप लिखोगे तो डिफरेंस वैल्यू हुई। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कहीं भी स्थायी और गैर चालू संपत्ति का विक्रय आप कब बोलोगे, जब आपकी उसकी वैल्यू घट रही है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप संचालन से कोष देख रहे हो, स्रोत में मीन्स आपके पास आए पैसे। यहाँ पे आप देख रहे हो संचालन से कोष की हानि। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाने वाले हो, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, समायोजित लाभ हानि खाता, उसमें अगर आपको हानि आ रही है तो आप इसको प्रयोग में लिखोगे। आपको मैंने बताया अंश पूंजी का निर्गमन, वैल्यू बढ़ रही है तो अंश पूंजी का निर्गमन, और अगर वैल्यू घट रही है तो आप लिखोगे अंश पूंजी का शोधन, चाहे वो पूर्वाधिकार हो या फिर क्षमतांश हो। फिर ऋण पत्रों का निर्गमन हमने लिखा जब हमारी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू घट रही है तो हम लिखेंगे ऋण पत्रों का शोधन। दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति जब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ लिखेंगे दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान जब आपकी वैल्यू घट रही है। आप अगर ऋण की वैल्यू घट रही है मतलब आपने किसी को पेमेंट कर दी है, तभी आपकी वैल्यू घट रही है। फिर देखेंगे यहाँ पे स्थायी या संपत्ति गैर चालू संपत्तियों का क्रय। यहाँ पे करंट एसेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट्स होते हैं हम उसमें देखेंगे कि अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमने क्रय किया है, उसको परचेज किया, और अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो हमने उसको सेल किया, हमने उसको विक्रय किया। दीर्घकालीन या गैर चालू विनियोगों का क्रय, इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने उसको क्रय किया है, और अगर उसकी वैल्यू घट रही है तो हमने उसको विक्रय किया है। यहाँ पे सेल्स, परचेज, और अगर आप शेयर्स डिबेंचर्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपका निर्गमन और शोधन ही चलेगा। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कहीं पे भी आपका भुगतान, अब आप देखोगे कहीं पे भी आप पेमेंट्स कर रहे हो तो आप यहाँ पे कोष का प्रयोग, जहाँ पे भी आपने उसको यूज़ किया, जैसे अगर आपने लाभांश का भुगतान किया तो वो कोष का प्रयोग में आएगा। फिर अगर आपने कहीं पे टैक्स पे किया तो कर का भुगतान आएगा। फिर ये है आपकी कार्यशील पूंजी में वृद्धि, जो अभी हमने कार्यशील पूंजी में परिवर्तन बनाया था उससे आया है। अगर वृद्धि हो रही है तो इस तरफ, और अगर कमी हो रही है तो इस तरफ। यहाँ पे आपका स्रोत और क्या हो सकता है, अगर हमारा गैर व्यापारिक प्राप्तियाँ, गैर व्यापारिक प्राप्तियाँ मतलब कहीं पे भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पे, कहीं पे भी विनियोग पर हमको ब्याज या लाभांश मिला हो, या फिर कहीं से भी हमारे टैक्स रिफंड हुए, कर की वापसी हुई हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग को अगर हमने रेंट पे दिया वहाँ से हमें किराया मिला, वो सारी चीज़ें आती है गैर व्यापारिक प्राप्तियाँ। ये दोनों, जैसे हमारा बैलेंस शीट टोटल होना चाहिए वैसे ये दोनों की भी अमाउंट टोटल सेम होनी चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पे वृद्धि वाला कॉलम है, यहाँ पे कमी, यहाँ पे संचालन से कोष, संचालन से कोष की हानि, ये दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तभी आपका कोष प्रवाह विवरण सही बना है।